फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं क्योंकि एथिक्स के ऊपर ये हमारी आखिरी क्लास है। इसके बाद भी जो करंट से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, अन्य जो मुद्दे होंगे, उसके ऊपर मैं आपको एथिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन एथिक्स का जो कोर्स सिलेबस था, आज वो कंप्लीट हो रहा है। हम लोगों ने जो एथिक्स की 7 यूनिट हैं उनको ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब आज हम लोग जो एथिक्स के सिलेबस की अंतिम यूनिट है, यूनिट 8, इसको कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो एथिक्स के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग केवल उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जो सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट का चैप्टर 1 है। तो यानी कि हम लोग सेकेंड एआरसी की जो 4th रिपोर्ट है, इसको पूरा पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के www.smarteduacademy.com पे जाकर के आप डायरेक्टली कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 में देखिए, सबसे पहले जो एथिक्स की डेफिनीशन है उसको समझ लेते हैं। तो अगर आपने पूरा कोर्स ध्यान से देखा है तो अब आपको जो एथिक्स की डेफिनीशन है एकदम क्लियर हो गई होगी कि जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि जो नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत होते हैं, इनका निर्माण समाज के द्वारा खुद के संचालन के लिए होता है। यानी कि खुद जो समाज है वो अपने ही लिए नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है। और इसका लाभ क्या होता है कि आपका व्यवहार किस तरह का हो, आपकी चॉइसेस क्या होना चाहिए किसी परिस्थिति में, और आपके एक्शन किस तरह के होना चाहिए, इस सब के लिए दिशा निर्देश आपको नैतिक मूल्यों या नैतिक सिद्धांतों से मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, तो करप्शन क्या है? करप्शन है कि जब ये एथिक्स फेल हो जाती है, जब जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं वो फेल हो जाते हैं, तो इसका परिणाम होता है करप्शन। आप किसी पद पर बैठे हुए हैं और जो पद की नैतिकता है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि आप भ्रष्टाचार करने लगे हैं। तो देखिए, करप्शन को लेकर के दो कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच चलती हैं, यानी कि दो विरोधी धाराएं हैं। एक पक्ष ये मानता है कि जब तक वैल्यू नहीं होंगी, जब तक मूल्य नहीं होंगे, यानी कि जब तक अच्छा चरित्र नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगी, तब तक करप्शन को समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा पक्ष मानता है कि जो गुड बिहेवियर है उसके लिए रिवार्ड दीजिए और पनिशमेंट दीजिए बुरे बिहेवियर के लिए। यानी कि अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो उसको आप रिवार्ड दीजिए, जैसे सिविल सर्वेंट वगैरह को दिया जाता है उनके कामों के लिए। और अगर किसी ने कुछ करप्शन किया है, काम को ढंग से नहीं किया है, तो उसको आप पनिशमेंट दीजिए। इससे जो करप्शन है उसको मिटाया जा सकता है। तो दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं जो चरित्र निर्माण पर जोर दीजिए, वैल्यू सिस्टम पे जोर दीजिए। दूसरी तरह के विचारधारा है कि आप जो अच्छा बिहेवियर है उसको रिवार्ड दीजिए और बुरे बिहेवियर पे पनिशमेंट दीजिए। अब देखिए, करप्शन एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस बेसिकली होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। एक तो अगर आपकी अथॉरिटी अनचैलेंज्ड है, आप जो काम कर रहे हैं मान लीजिए उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे पहले के समय में राजा हुआ करते थे, पोप हुआ करते थे यूरोप में, तो इनके काम को, इनके निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, कोई पूछ नहीं सकता था कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। तो ऐसे में करप्शन होता था। इसके साथ ही एसिमेट्री ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो देखिए, समाज में जो सत्ता का विभाजन है वो बहुत असमान है, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं और जो बाकी के लोग हैं उनके पास अधिकार नहीं है। जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर उसके साथ कुछ अत्याचार होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से देखें तो अधिकार है, लेकिन जो कानून का खर्च है वो इतना ज़्यादा है, जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी हैं कि एक्चुअल में उसके पास ज़्यादा अधिकार नहीं रह जाते हैं। तो यानी कि जब जो सत्ता का विभाजन है समाज में वो समान रूप से नहीं होता है, तो भी करप्शन जन्म लेता है। इसके साथ ही अगर स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, यानी कि अगर सारे अधिकार राज्य के पास हैं, राज्य सारे नियम कानून बना रहा है, पालन करवा रहा है और दंड भी दे रहा है, जब राज्य के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हो जाते हैं, जनता के हाथ से अधिकार निकल जाते हैं, जब डिवीज़न ऑफ पावर नष्ट होने लगता है, तो ऐसे में भी करप्शन जन्म लेता है। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं करप्शन को खत्म करने के? देखिए, बहुत ही सिंपल है, वही सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, इफेक्टिव सिटीजन चार्टर हो गया। एक अच्छा आप सिटीजन चार्टर बनाइए जिसमें नागरिकों के अधिकार की घोषणा करिए। इसके साथ ही अगर कोई प्रोएक्टिव अप्रोच दिखा रहा है सिविल सर्वेंट, तो उसको आप पुरस्कार दीजिए।
यानी कि आप उससे सूचना मांगी जाए, आप इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, पहले ही आप वेबसाइट के ऊपर सारी सूचनाएं पारदर्शी रूप से डाले दे रहे हैं। इसके साथ ही जो पब्लिक स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी कि जब आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी इन्वॉल्व करिए। मान लीजिए कि आप मजदूरों को लेकर के किसी नीति का पालन कर रहे हैं तो उसमें मजदूरों का वो भी इन्वॉल्व करिए। जैसे आपने सोशल ऑडिट वगैरह का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो ये काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है कि जो काम किया गया है उसको आम लोगों के द्वारा ही इवेल्युएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन जो आम लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। डिसीजन मेकिंग के समय पब्लिक कंसल्टेशन का यूज करिए, यानी कि जब निर्णय दीजिए तो आम लोगों से कंसल्ट करिए। और जो सोशल ऑडिट है जिसका अभी मैंने जिक्र किया, तो सोशल ऑडिट वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे दो तरह के करप्शन की बात की गई है। तो जो पहले तरह का करप्शन है वो है कंपेल्ड करप्शन। देखिए कंपेल्ड करप्शन का मतलब है जैसे कि आप एक नागरिक हैं, तो नागरिक के रूप में आपको कई सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे कि आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा की सुविधा मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलना चाहिए। अब मान लीजिए जो कोई सिविल सर्वेंट है या कोई विभाग है, उसकी वजह से आपको ये सारी सुविधाएं टाइम पे नहीं मिल पाती हैं, या जिस गुणवत्ता की, जिस क्वालिटी की सर्विसेज मिलना चाहिए उस क्वालिटी की नहीं मिल पाती हैं, तो ये क्या हो गया? कंपेल्ड करप्शन। वहीं पे ये कॉल्यूसिव करप्शन क्या है? देखिए कॉल्यूसिव करप्शन का मतलब है एक सिविल सर्वेंट है जिसको मान लीजिए कि जो ठेके होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका निर्धारण करना है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा। अब मान लीजिए ये सिविल सर्वेंट कुछ रिश्वत लेकर के, किसी तरह का गिफ्ट लेकर के, किसी तरह का फंड लेकर के, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने किसी जानने वाले को या फिर किसी ऐसी कंपनी को दे देता है जिसको एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। तो इससे क्या हुआ? जो टैक्स पेयर के पैसा है उसका नुकसान होगा। तो ये क्या हो गया? कॉल्यूसिव करप्शन। अब देखिए इसके लिए अभी तक स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं। तो अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं करप्शन को दूर करने के लिए, उसके अंतर्गत जो हमारे राजनेता हैं उनकी जो वेल्थ है, यानी उनकी जो संपत्ति है, उसको जनता के सामने रखा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया गया है। ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है और ऑटोमेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। सारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और स्वचालित बनाया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। अभी और क्या किए जाने की जरूरत है? तो जो हमारी बेनामी प्रॉपर्टी है, सिविल सर्वेंट के नाम पे जो बेनामी प्रॉपर्टी है, इनको सामने लाया जाए, इनका हिसाब किताब मांगा जाए। इसके साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको भी मजबूत किया जाए, यानी कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ भी करप्शन कोई कर रहा है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इन चीज़ों की जांच पड़ताल करे, एक ऐसी संस्था होना चाहिए। इसके साथ ही जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड दीजिए, जो करप्ट है उसको पनिशमेंट दीजिए और वो भी निर्धारित समय में दीजिए। और जो कॉरपोरेट एथिक्स है इसको बढ़ावा दीजिए। देखिए कॉरपोरेट एथिक्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट के चैप्टर 2 को। इसका नाम है एथिकल फ्रेमवर्क। तो देखिए इसमें बेसिकली अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो एथिक्स और पॉलिटिक्स है इनके बीच का क्या रिलेशन है, और जो भारत की राजनीति है क्या कारण है कि इसमें नैतिक मूल्य स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि जो कैंपेन की फंडिंग है वो काफ़ी कुछ कह लीजिए पता नहीं चलता है कौन फंड दे रहा है कैंपेन के लिए, यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन है इसकी फंडिंग काफ़ी गुप्त होती है। कई बार जो इलिजिटिमेट मनी है, यानी कि ऐसा पैसा है जो गैर कानूनी है, काला धन है, उसका इस्तेमाल होता है। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई सामान्य व्यक्ति इलेक्शन में लड़ना चाहे तो शायद ही उसका जीतना संभव हो। इसके साथ ही जो इलेक्टोरल रोल्स हैं ये भी इम्परफेक्ट हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हैं ये भी दिखती हैं, हालांकि अब ये कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपने देखा बंगाल के चुनाव में, अभी जो राज्य का चुनाव हुआ था बंगाल राज्य का, उसमें आपने देखा कि जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा हुई। इसके साथ ही जो पॉलिटिक्स है इसमें जो क्रिमिनल्स का प्रवेश हो गया है, अपराधियों का प्रवेश हो गया है, ये भी एक समस्या है। तो देखिए इलेक्टोरल रोल्स की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि जो वोटर है, यानी कि जो आम लोग हैं जिन्हें वोट डालना है, उनके रजिस्ट्रेशन को इजी किया गया है, कंप्यूटराइज्ड किया गया है प्रोसेस को। और जितने भी वोटर हैं सभी के लिए जो फोटो आईडी है इसको अनिवार्य कर दिया गया है।
तो आप जब फोटो आईडी लेकर के जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपका जो मत है वो कोई और डाल दे या आप अपना मत ना डाल पाएं या कोई गलत तरीके से मत पड़े, जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका मत पड़ जाए। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट हैं, देखिए ये भी एक बड़ा काम किया गया है कि जो कैंडिडेट है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी दी जाती है। कैंडिडेट के पास कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, यानी कि इसके पास कितनी संपत्ति है, कितना इसके ऊपर ऋण वगैरह है, और इसकी फैमिली मेंबर की क्या स्थिति है ऋण के मामले में, संपत्ति के मामले में, इसको भी पब्लिक डोमेन में जनता के सामने रखा जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया जाता है इलेक्शन के दौरान, और फ्री और फेयरलेस पोलिंग कराने की व्यवस्था हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हाल के समय में की गई हैं जिससे हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया में सुधार आया है। अभी के वर्तमान के इशू क्या हैं? एक तो पॉलिटिकल फंडिंग। देखिए एक तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फंडिंग में क्या है, एक तो ये निर्धारित नहीं है कि कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, इस चीज़ को पारदर्शी रूप से जनता के सामने नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो स्टेट फंडिंग है उसकी व्यवस्था की जाए। हर कैंडिडेट को लड़ने के लिए चुनाव स्टेट कुछ पैसा दे। इसके साथ ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको भी मजबूत करने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सरकार बन रही है तो व्यक्ति किसी पार्टी में था, जब सरकार बन गई तो व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला गया, कभी सरकार गिरा दी, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए। तो इन चीजों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही जो फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट है, यानी कि अगर आप अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं और वो घोषणा गलत निकल जाती है, आपने झूठ बोला है, तो इसको आपराधिक माना जाए। इसके साथ ही देखिए जो कोलिशंस होते हैं, जो गठबंधन होते हैं, ये भी नैतिक होना चाहिए। मान लीजिए कि जब चुनाव हो रहा है तो दो पार्टियां ए और बी एक साथ आ गई, इन्होंने कहा हम साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इलेक्शन हो गया, मान लीजिए बी पार्टी के पास पर्याप्त सीटें हैं सरकार बनाने के लिए, तो इसने एक सी पार्टी से थोड़ा सा समर्थन ले लिया और खुद की सरकार बना ली और ए पार्टी को छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जनता को क्या विजन बताया गया था कि ए और बी पार्टी एक साथ आएंगी, लेकिन बाद में क्या किया गया, जनता को एक तरह से धोखा दिया गया और बी और सी पार्टी साथ में आ गई। तो ये क्या है, यहाँ पे कोलिशन की जो एथिक्स है, जो गठबंधन से संबंधित नैतिक मूल्य हैं, उनका पालन नहीं हुआ। इसके साथ ही इलेक्शन को लेकर के अलग से अधिकरण बनाना चाहिए जो केवल इलेक्शन के मामलों की सुनवाई करे, जिससे कि जो इलेक्शन से संबंधित मामले हैं, कोई आपराधिक मामला है या किसी भी तरह का कोई मामला है, उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। फिर देखिए एक जो राजनेता है उसका जो सार्वजनिक जीवन है वो किस तरह से अपने सार्वजनिक जीवन में एथिकल यानी नैतिक बना रह सकता है, इसके ऊपर नोलन कमेटी ने अपने सुझाव दिए हैं। एक तो व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब पहले भी बताया है कि जब आप किसी घटना को देख रहे हैं अपने नजरिए से ना देखें, बल्कि घटना जैसी है वैसा ही उसको देखें। तो देखिए सब्जेक्टिव दृष्टिकोण क्या होता है, जैसे आपका एक रिश्तेदार है तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर इसको ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, ये सब्जेक्टिव व्यू है। ऑब्जेक्टिव व्यू क्या है कि आप एक कंप्यूटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि जो सच में योग्यता रखता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर जवाबदेही होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, सारी बातों को खुल करके सामने रखें जनता के, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी होना चाहिए और लीडरशिप का गुण होना चाहिए। इसको जो नोलन कमेटी की रिपोर्ट है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखिए एथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए मिनिस्टर्स के लिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट को निर्धारित किया है उसका पालन किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया है इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। फिर बात आती है देखिए कोड ऑफ एथिक्स की। तो कोड ऑफ एथिक्स की भी कुछ बातें की हैं, तो यानी कि क्या है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है उसका पालन किया जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है जो मंत्रिपरिषद, इसका पालन किया जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट है इसके प्रति जवाबदेही होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने लाभ के लिए जो सरकारी पद है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी होना चाहिए सिविल सर्वेंट के प्रति, यानी कि आप ऐसा मत करें कि जो सिविल सर्वेंट आपकी जो समान विचारधारा रखता है
उसको आप प्रमोशन दें, उसको आप आगे बढ़ाएं, और ऐसे सिविल सर्वेंट जो आपसे थोड़ा मतभेद रखते हैं उनको आप पीछे छोड़ दें। आप जो है योग्यता के हिसाब से निर्णय लीजिए, जिस सिविल सर्वेंट में योग्यता है उसको ही आप आगे बढ़ाइए। तो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है? डेडिकेटेड यूनिट टू बी सेटअप एट पीएमओ सीएमओ टू मॉनिटर द ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी तरह से कोड ऑफ एथिक्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आप बाकायदा एक यूनिट बनाइए, एक तरह की कह लीजिए इकाई बनाइए, जिसका काम ही होगा मिनिस्टर्स के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर निगरानी रखने का कि वो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो मंत्री हैं उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी निगरानी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और जो सीएम है वो हमारे जो राज्य के मंत्री हैं उन यानी केंद्रीय मंत्रियों की निगरानी प्राइम मिनिस्टर, और राज्य के जो मंत्री हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उन राज्यों के जो सीएम होते हैं वो अपने मंत्रियों की निगरानी करते हैं। तो यहाँ पे क्या सजेशन दिया है कि पीएमओ में एक यूनिट बना दीजिए, और जो सीएमओ है, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, इसमें एक यूनिट बना दीजिए जो केवल इस निगरानी के ही काम को करेगा। पीएम सीएम शुड बी ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज कोड्स। तो पीएम सीएम के ऊपर एक तरह से कह लीजिए कि ये उनकी ड्यूटी होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो इन कोड्स का पालन हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। इसको लेकर के एक एनुअल रिपोर्ट आना चाहिए कि किसने कोड ऑफ एथिक्स का पालन किया, किसने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया, क्या वर्तमान में स्थिति है, क्या कुछ किया जाना चाहिए। इसको लेकर के एनुअल रिपोर्ट आए तो कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड द एनुअल रिपोर्ट शुड बी इन पब्लिक डोमेन। तो जनता के सामने ये होना चाहिए कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये जनता के सामने होना चाहिए। फिर देखिए, लेजिस्लेचर के लिए यानी कि जो हमारी लेजिस्लेचर है इसके लिए एथिकल फ्रेमवर्क किस तरह का हो, तो इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और रिकमेंडेशन दी गई है कि एथिकल कमेटी हो, जितनी भी हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर हैं, जितनी भी राज्य की विधायिकाएं हैं, सभी में एक एथिकल कमेटी हो, और ये एथिकल कमेटी जो हमारे मंत्रीगण हैं, राज्य की जो लेजिस्लेचर है, इसका जो बिहेव है उसमें कितना एथिक्स है, कितनी एथिक्स नहीं है, क्या किया जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों की निगरानी ये एथिकल कमेटी करेगी। फिर देखिए, जुडिशरी के लिए भी यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारी एथिकल फ्रेमवर्क है उसको जुडिशरी के लिए कैसे लाया जाए। तो वही पहली चीज़ आ जाती है इनके लिए भी कि कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको बनाया गया है हमारे जुडिशरी के लिए भी, इसका पालन किया जाना चाहिए। इसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि जुडिशरी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। रिकमेंडेशन क्या दी गई? नेशनल जुडिशियल काउंसिल शुड बी सेटअप एंड इट शुड बी ऑथराइज्ड टू ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। तो देखिए क्या है, एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल बना दीजिए। इसको क्या अधिकार होगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करेगी जजों के लिए। तो इसमें सबऑर्डिनेट जज वगैरह भी आ जाएंगे, यानी जितने भी हमारे जजेस हैं, जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण कौन करेगा? ये नेशनल जुडिशियल काउंसिल। तो इसके निर्माण की रिकमेंडेशन या फिर सुझाव दिया गया है हमारी सेकेंड ARC की रिपोर्ट में। इसके बाद देखिए फिर आता है अपना चैप्टर 3। तो इसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क फॉर फाइटिंग करप्शन, यानी कि जो करप्शन है इससे फाइट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाए। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलरेडी है, तो इसके संबंध में कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। तो कुछ देखिए इस तरह के कार्य होते हैं, कुछ इस तरह के एक्शन होते हैं जिनके लिए कहा गया है कि इनको अपराध माना जाए। यानी कि अगर आप इस तरह का कोई एक्शन लेंगे, इस तरह का कोई कार्य करेंगे, तो इसको अपराध माना जाए। इसकी रिकमेंडेशन जो आपका सेकेंड ARC है इसने अपने 4th रिपोर्ट में दी है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे एक्शन है जिन्हें अपराध माना जाना चाहिए। तो पहली बात है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का किसी तरह से पालन नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, इसके साथ ही अगर आप किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कोई छेड़छाड़ करते हैं, या फिर जो आपकी ओथ ऑफ ऑफिस है अगर इसको आप जानबूझकर इसका पालन नहीं करते हैं, आपकी जो शपथ है अगर आप इसका जानबूझ के पालन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये सारे जो एक्शन हैं इन्हें अपराध माना जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ करते हैं, यानी कि जो आपको अधिकार दिए गए हैं, अगर आप इनका प्रयोग करते हुए किसी का अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाते हैं या किसी को हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको भी अपराध माना जाना चाहिए। अगर आप न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, आप एक ऑफिसर हैं, कहीं आप फाइल नहीं दे रहे हैं, कहीं आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं,
और कुल मिलाकर के आप न्याय की प्रक्रिया को डिले कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, तो इसको भी अपराध माना जाना चाहिए। और अगर आप जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा है, इसको अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो इसको भी अपराध माना जाए। ये सभी रिकमेंडेशन दी गई हैं। इसके साथ ही कहा गया जो कॉल्यूसिव ब्राइबरी है, इसको लेकर के जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें सेपरेट इसको एक ऑफेंस माना जाए, यानी कि अलग से कॉल्यूसिव ब्राइबरी के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रावधान किए जाएं, और इसमें जो ब्राइब देने वाला है और जो ब्राइब लेने वाला है, दोनों के लिए प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए कुछ और रिकमेंडेशन है सैंक्शन को लेकर के। तो देखिए क्या है, वैसे क्या होता है, मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है, चलिए एक सिविल सर्वेंट है AB, इनको क्या हुआ, करप्शन के केस में पकड़ा गया। तो अब क्या होगा कि इनके ऊपर कोई भी मुकदमा चलाने से पहले, इनको किसी भी कोर्ट में पेश करने से पहले, सबसे पहले आपको जो अथॉरिटी है उससे आपको अनुमति लेना होगी, परमिशन लेना होगी, उसके बाद ही इस ऑफिसर के ऊपर कोई कार्यवाही हो सकेगी। तो रिकमेंड क्या किया गया है कि इस चीज़ को ख़त्म करिए। देखिए जब कोई ऑफिसर रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है, जब वो कैमरे में कैद हो गया है, किसी भी तरह से जब उसको पकड़ लिया गया है, तो अब उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होना चाहिए उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए जो परमिशन की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को समाप्त किया जाना चाहिए। कब समाप्त किया जाना चाहिए? जब ऑफिसर रेड हैंडेड पकड़ा गया है। इसके साथ ही PCA शुड बी अमेंडेड टू इंश्योर दैट सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज नॉट समन्ड एंड इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट्स बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। देखिए जो हमारे पब्लिक ऑफिसर हैं, इनके ऊपर काम का बहुत बोझ रहता है, तो अगर बार बार इनको कोर्ट में जाना होगा तो निश्चित रूप से समस्या आती है। तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि बार बार सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कोर्ट में बुलाया जाए, सम्मन दिया जाए। इसकी जगह पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए हैं वो किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मांग लिए जाएं, यानी कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है बार बार इसको कोर्ट में नहीं बुलाया जाए। इसके साथ ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हमारी देखिए जो भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, इनको सैंक्शनिंग अथॉरिटी दिया जाना चाहिए, यानी कि MLA और MP का जब केस हो तो इनके ऊपर किस तरह का कार्यवाही करना है, किस तरह का मुकदमा चलाना है, इसकी जो परमिशन देगा, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी, उसको जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको ये अथॉरिटी दी जाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए एक बहुत अच्छा सुझाव है कि कोई करप्ट पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि कोई ऐसा सिविल सेवक है जिसने करप्शन किया है, तो इसकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से, उसका भुगतान अब इस सिविल सर्वेंट से ही लिया जाएगा, क्योंकि इसने नुकसान किया है तो भरपाई भी इसी को करना होगी। तो इसके लिए देखिए रिकमेंडेशन क्या दी गई है ARC के द्वारा। एक तो डैमेज पे करने को इनसे कहा जाए जो सिविल सर्वेंट है। अब देखिए क्या होता है कि सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, या कोई भी जो करप्ट इंसान है, चाहे वो MP है, MLA है, वो क्या करता है कि एक तो बार बार कोर्ट से एडजॉर्नमेंट ले लेता है, बार बार जो है कोर्ट में पेश नहीं होता है, कभी कभी आगे की डेट ले लेता है, कुल मिलाकर के जो मामला है उसको लंबा खींचने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी मामले का निपटारा हो, जिससे कि जो करप्ट व्यक्ति है उसको सजा मिल सके। तो जो ट्रायल्स हैं, यानी कि जो मुकदमे चल रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, उनको तेज किया जाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मुकदमा है वो जल्दी से उसका समाधान हो जाए, जल्दी से निर्णय आ जाए। तो देखिए समस्या क्या आती है, बार बार एडजर्नमेंट हो जाना। इसके साथ ही मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये फाइल जो है कोर्ट में पेश की जाए। अब ट्रायल कोर्ट ने जब ये कहा कि फाइल को पेश किया जाए, तो व्यक्ति तुरंत चला गया हाई कोर्ट, उसने चैलेंज कर दिया कि ये फाइल नहीं मांगी जा सकती। अब हाई कोर्ट ने कहा मान लीजिए इसमें 15 दिन 20 दिन निकल गए या फिर 1 महीना निकल गया, और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, फाइल आपको देना होगी। अब व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। फिर उसने वही बात कही कि ये फाइल नहीं मांगी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से 15 दिन 1 महीना निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये आपको फाइल देना होगी। तब जो है कोर्ट को जो ट्रायल कोर्ट है उसको ये फाइल मिल पाई, यानी कि 1-2 महीने केवल एक फाइल को देने में निकाल दिए गए। और इस तरह से जो करप्ट व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति है, वो मामलों को आगे बढ़ाता रहता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो प्रक्रिया है इसको रोका जाना चाहिए, यानी कि जितने भी ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के हैं आप सभी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
तो एक स्पेशल जज होना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रोसीडिंग है वो डे टू डे बेसिस होना चाहिए, यानी हर दिन प्रोसीडिंग हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके केस का। हर ट्रायल की टाइम लिमिट होना चाहिए, जैसे 1 साल में जो है इस मुकदमे का समाधान किया जाएगा, निर्णय आ जाएगा, तो इसको लेकर के टाइम लिमिट होना चाहिए। स्पेशल जज हो, स्पेशल जज होने से क्या होगा, मामले देखिए जो स्पेशल जज होगा वो स्किल्ड भी होगा इन मामलों में, करप्शन के मामलों में, उसको जानकारियां होंगी डिटेल में एक्ट वगैरह की सभी, तो वो जल्दी से निर्णय दे पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप बार बार एडजमेंट ले रहे हैं, कभी स्वास्थ्य के नाम पे, कभी ऑफिस वर्क के नाम पे, अगर आप बार बार अलग अलग कारणों से एडजमेंट ले रहे हैं और ये आप गलत तरीके से ले रहे हैं, यानी आप बेईमानी कर रहे हैं, तो इसको भी ऑफेंस माना जाना चाहिए, यानी इसकी भी फिर आपको सजा मिलेगी। इसके साथ ही जो विसल ब्लोअर हैं, यानी कि जो करप्शन के मामलों को सामने लाते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिए जाना बहुत जरूरी है। जब तक उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होगा तो फिर व्यक्ति में हिम्मत नहीं होगी करप्शन के विरोध में आवाज उठाने की। इसके बाद देखिए आता है चैप्टर 4, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो इसमें देखिए संस्थागत किस तरह का फ्रेमवर्क बनाया जाए, किस तरह की संस्थाएं बनाई जाएं कि करप्शन को रोकने में मदद मिल सके। तो देखिए इसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकायुक्त बनाइए। ये क्या करेगा, जितने भी हमारे एमपीज हैं, जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेचर्स हैं, यानी राज्य विधायिकाएं हैं, और हमारे जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, इन सब के ऊपर नजर रखेगा, इन सब की जांच करेगा राष्ट्रीय लोकायुक्त। फिर आता है लोकायुक्त, ये हर राज्य में होना चाहिए। इसके साथ ही जो लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जो स्थानीय निकाय हैं, इनके लिए ओम्बुड्समैन बनाया जाना चाहिए। देखिए ये ओम्बुड्समैन क्या करेगा कि लोकल बॉडीज के द्वारा जो कामकाज किया जा रहा है, इसमें कोई वित्तीय गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है, किस तरह से ये अपना कार्य कर रहा है, इन सभी चीज़ों की जांच ये ओम्बुड्समैन के द्वारा की जाएगी। और एक सजेशन दिया गया है कि जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है, देखिए जो करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनका जो प्रोसिक्यूशन होता है, तो प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को सुपरवाइज करने का अधिकार दे दिया जाए स्टेट विजिलेंस कमीशन को। अब देखिए इसके बाद जो चैप्टर 5 है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनको करप्शन से लड़ने के योग्य बनाया जाए। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी की इंगेजमेंट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी हमारी जो है ज़्यादा सक्रिय हो। इसके साथ ही जो मीडिया है वो भी लोगों को एक वॉइस देती है, यानी कि लोगों की जो आवाज़ है उसको सामने रखने में मीडिया भी बहुत मददगार होती है, और इसमें सोशल मीडिया भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाती है। तो देखिए इसमें कुछ सिविल सोसाइटी की जो सक्सेसफुल आप कह लीजिए कहानियाँ रही हैं, इसमें सिविल सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया है करप्शन से लड़ने में। वो हो गई रिपोर्ट कार्ड सर्वे ऑफ पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलोर में। इसके साथ ही जन सुनवाई बाई मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो जो इन्होंने जन सुनवाई का काम शुरू किया, और जो वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया कैटलिस्ट ट्रस्ट के द्वारा चेन्नई में, ये सब सिविल सोसाइटी के बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही अच्छे काम हैं। फिर रिकमेंडेशन क्या दी गई है, रेमेडी फॉर सब स्टैंडर्ड सर्विस लेवल्स शुड बी स्पेसिफाइड इन सिटीजन चार्टर इटसेल्फ। तो देखिए सिटीजन चार्टर में क्या बताना चाहिए, मान लीजिए आपको जो पानी मिलना है उसको कितनी मात्रा में मिलना है, कैसी गुणवत्ता होना है। इसके साथ ही आपको जो बिजली मिलती है ये कितने वोल्टेज आपके यहाँ आना चाहिए, कितने घंटे बिजली आना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिटीजन चार्टर में मेंशन होना चाहिए। और ये भी बताया जाए सिटीजन चार्टर में कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको किस तरह से मुआवजा मिलेगा। मान लीजिए कहा गया है कि 24 घंटे बिजली आएगी और आ रही है केवल 10 घंटे, तो इसका आपको मुआवजा कैसे दिया जाएगा, ये भी बात सिटीजन चार्टर में बताई जाए। इसके साथ ही देखिए जो हमारे सिटीजन हैं, अगर वो किसी करप्शन के केस के विरोध में लड़ते हैं तो या करप्शन के केस को उजागर करते हैं, तो उनको कुछ लाभ दिया जाना चाहिए। अब देखिए इसके लेकर के एक फॉल्स क्लेम एक्ट है यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक फॉल्स क्लेम्स एक्ट है। देखिए ये फॉल्स क्लेम्स एक्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। आप मान लीजिए कि एक सिविल सर्वेंट है जिसका नाम एबीसी है। इस सिविल सर्वेंट ने कुछ करप्शन किया, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, पर आपको इसकी जानकारी है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि सरकार की जगह आप इस सिविल सर्वेंट पे एक केस कर देते हैं, और आपका जो केस है मान लीजिए सही साबित होता है,
पता चलता है कि इस एबीसी व्यक्ति ने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। तो जब इस 1 करोड़ रुपए को सरकार वसूल करेगी सिविल सर्वेंट से, तो ऐसे में आपको भी इसका कुछ हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि इसका जो लाभांश है वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप ही की वजह से ये केस जो है खुल पाया। तो यूएस में इस तरह का लॉ है और कहा जा रहा है कि भारत में भी इस तरह का कानून होना चाहिए। फिर जो स्कूल है वहाँ पे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए जाएं, जहाँ पे लोगों को एथिक्स के बारे में बताया जाए और करप्शन से कैसे लड़ा जा सकता है, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जा सकता है, इसकी जानकारी स्कूल लेवल पर दी जाए। इसके बाद देखिए फिर आता है चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 का नाम है सिस्टमैटिक रिफॉर्म। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्र। जैसे कि किसी ऑफिस में काम होना है तो सबसे पहले आप अपना काम कराने के लिए किस विंडो पे जाएंगे, उसके बाद आप किस विंडो पे जाएंगे, फिर कहाँ पे आपकी फाइल जाएगी, इसको कहते हैं सिस्टम। अब देखिए अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा जटिल होता है, मान लीजिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, बहुत सारे ऑफिस पे क्लियरेंस चाहिए है, तो ऐसे में करप्शन बढ़ने लगता है, क्योंकि सिस्टम जटिल है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि काम को कैसे कराया जाए। तो आप सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी रिश्वत दे देते हैं और काम इजीली हमारा हो जाएगा। और ऐसे में फिर ऑफिसर भी आपसे, क्योंकि वो जानता है ऑफिसर कि आपके बस की बात नहीं है इस काम को करवा पाना, तो ऐसे में ऑफिसर भी जो है आसानी से आपसे डिमांड करता है कि कुछ रिश्वत आप दीजिए। तो सिस्टम जितना इजी होगा, जितना पारदर्शी होगा, उतना ज़्यादा आसानी से आपका काम होगा, करप्शन उतना कम होगा। तो देखिए बेसिकली करप्शन कब आता है, करप्शन आता है एक तो जब आपकी मोनोपोली है, यानी कि एकाधिकार है, इसके साथ ही जो निर्णय लेने के सभी अधिकार हैं वो आपके पास है, सोल डिस्क्रिशन है, और अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर है, यानी आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो मैथ्स की भाषा में कहें तो जब मोनोपोली और डिस्क्रिशन को प्लस करते हैं और इससे अकाउंटेबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो आपके सामने करप्शन बचता है, यानी कि भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है लेकिन निर्णय लेने के सारे अधिकार आपके पास हैं। तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म क्या हो सकते हैं, देखिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म से क्या होगा, जब सिस्टम सही हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्कोप ही नहीं बचेगा करप्शन का। जैसे कि अब मान लीजिए आपको टिकट बुक करना है रेलवे का और आप अपने मोबाइल से घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, तो ऐसे में करप्शन का कोई स्कोप नहीं बचता है। इसी तरह से जो टीचर अपॉइंटमेंट स्कीम चलाई गई कर्नाटका में, ये भी इस तरह की स्कीम थी कि करप्शन को मिनिमाइज कर दिया गया। इसके साथ ही अगर आप कंपटीशन को प्रमोट करते हैं तो भी करप्शन कम होता है। जैसे कि जो राज्य हैं, अगर उसी राज्य को ज़्यादा इंसेंटिव, उसी राज्य को ज़्यादा फंड मिलेगा, जिस राज्य में स्कीम को अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे, तो अब राज्य के ऊपर प्रेशर होगा कि अच्छा परफॉर्म करो, अदरवाइज फंड जो है कम मिलेगा, तो ऐसे में करप्शन भी कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में भी प्रतिस्पर्धा लगा दी जाए, तो फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो करप्शन कम हो जाएगा। इसके साथ ही जो ट्रांजैक्शन है इनको सिंपल करना चाहिए। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम बहुत अच्छा तरीका होता है, सारे काम एक ही विंडो पे हो जाएंगे, तो ऐसे में करप्शन नहीं होता, एक जगह से आपको एक विंडो से दूसरी विंडो पे नहीं घूमना है। अगर बहुत सारी हायरार्की नहीं है, यानी कि अगर आपकी फाइल जो है बीसियों जगहों पर हो करके आगे नहीं बढ़ती है, तो करप्शन कम हो जाएगा। वहीं पे अगर प्रक्रिया बहुत लंबी है, एक ऑफिसर के ऊपर दूसरा ऑफिसर, फिर तीसरा, फिर चौथा, अगर ऐसे प्रक्रिया बहुत लंबी है तो करप्शन बढ़ता है। इसके साथ ही टाइम लिमिट होना चाहिए, कितने टाइम में आपका काम हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स को, अगर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। और पॉजिटिव साइलेंस का कॉन्सेप्ट देखिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए आपसे कहा गया कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपने कोई परमिशन मांगी, आपने ड्राइविंग लाइसेंस की परमिशन मांगी, कहा गया 15 दिन में बनके मिल जाएगा। अगर नहीं 15 दिन में साइन किए जाते हैं और कोई कारण भी नहीं बताया जाता है कि सिग्नेचर क्यों नहीं किए गए, तो बिना सिग्नेचर के ही इसको अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। ये हो गई पॉजिटिव साइलेंस, यानी कि अगर आप चुप रहते हैं तो चुप रहने का मतलब ना नहीं माना जाएगा, बल्कि हाँ माना जाएगा। ये माना जाएगा, मैंने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट में और ऑफिसर मुझे अभी तक परमिशन नहीं दे पाए हैं, टाइम पूरा हो गया है, तो मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड माना जाएगा। ऑफिसर चुप है मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट को उन्होंने अप्रूव कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि ये जो अप्रूवल नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार जन्म लेता है, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जैसे हमारा ई नाम हो गया, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जीएसटी हो गया, ये भी करप्शन को कम करने में सहायता करते हैं।
इसके साथ ही जो इंटीग्रिटी पैक्ट है वो होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कोई बिडर है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए बोली लगती है, जैसे कोयले की खदानों के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगती है। तो ऐसे में आप इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मिनिस्टर को कुछ बड़ा गिफ्ट दे दिया और जो बदले में जो बिड है उसको अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही स्क्रूटनी की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि बराबर जांच वगैरह होना चाहिए। और जो इसके ऊपर जो पूरी की पूरी ये नीलामी वगैरह की प्रक्रिया है, इसके ऊपर एक स्वतंत्र ऑब्जर्वर, एक स्वतंत्र प्रेक्षक के द्वारा नज़र रखी जाना चाहिए, ओवरसाइट होना चाहिए। इसके साथ ही जो डिस्क्रिशन है इसको कम किया जाए, जो प्रोसेस है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि ये जो सोल डिस्क्रिशन होता है, यानी कि जो एक ही व्यक्ति में बहुत ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता होती है, इसको समाप्त किया जाए। इसके साथ ही देखिए सुपरविजन की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि एक ऑफिस है तो इसमें जो कह लीजिए जांच करता है वो सरप्राइज विजिट करते रहें, समय समय पे जांच करते रहें जा करके। रिकमेंडेशन क्या दी गई हैं कि जो सुपरवाइजरी रोल है ऑफिसर्स का, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको फिर से डिफाइन करिए। सुपरवाइजरी रोल से मतलब है कि देखिए एक व्यक्ति है जिसको काम ही यही दिया गया है कि आप इस ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे जांच करेंगे कि काम को सही से ईमानदारी से किया जा रहा है या नहीं। तो इस सुपरवाइजरी रोल को अच्छे से डिफाइन करना चाहिए। और देखिए जितने भी ऑफिसर हैं, हर ऑफिसर की एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आना चाहिए। इस मान लीजिए एक ऑफिसर है AB, इसकी ये जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, इसमें बताया जाएगा कि इन्होंने करप्शन को समाप्त करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए अपने ऑफिस में कौन कौन से कदम उठाए। अगर इन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं तो आगे इनको इन कदम उठाने का लाभ भी मिलना चाहिए प्रमोशन वगैरह के रूप में। इसके साथ ही जो कंप्लेंट आती हैं, यानी कि करप्शन वगैरह की जो कंप्लेंट आती हैं, इनको ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाए। ऑडिट की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी बड़ी इरेगुलरिटी देखी जा रही है, जैसे कि फंड वगैरह को लेकर के कोई बड़ा मिसमैनेजमेंट अगर दिखाई दे रहा है, तो सरकार को तुरंत सक्रिय होना चाहिए। इसकी तुरंत जानकारी सरकार को मिलना चाहिए और सरकार को सक्रिय होकर के तुरंत ऑडिट शुरू कर देना चाहिए। जो ऑडिट टीम होती है उसको फॉरेंसिक ऑडिट की भी जानकारी होना चाहिए। और कोई भी ऐसी ऑडिट क्वेरी जो पेंडिंग है, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला है जिसकी अभी ऑडिट नहीं हो पाई है, तो जनता को इसकी जानकारी होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाई है, कितने समय में होगी। इसके साथ ही जो विजिलेंस नेटवर्क है इसका निर्माण होना चाहिए, यानी कि आप एक ऐसा डेटाबेस बनाइए जिसमें देश के अंदर जितने भी करप्शन के केसेस हैं, वर्तमान में, पुराने, इन सभी की जानकारी हो, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। अब देखिए अगला और आखिरी चैप्टर आता है प्रोटेक्टिंग द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। देखिए करप्शन तो ठीक है, लेकिन बहुत से ईमानदार सिविल सेवक हैं जिनको परेशान किया जाता है। मान लीजिए एक सिविल सेवक है जो ईमानदार है और कुछ करप्ट लोग हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं, जिससे वो इनकी बात मान ले या ट्रांसफ़र ले ले। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, फॉल्स एक्विजिशन, फॉल्स केसेस चला देते हैं। अब सिविल सर्वेंट की देखिए जब छवि खराब होती है तो निश्चित रूप से सभी मनुष्य ही हैं, तो उसके ऊपर एक नकारात्मक असर तो पड़ता ही है। तो ऐसे में जो ईमानदार सिविल सर्वेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए क्या रिकमेंडेशन है, एवरी एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड इन डेप्थ ऑफ द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी। तो ऐसा नहीं है कि केस आया और आपने तुरंत इंक्वायरी शुरू कर दी। पहले आप शुरुआती स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे ये देखिए कि जो करप्शन का एलिगेशन है वो कितना सही है, कितना गलत है, इसके अंदर क्या प्रमाण है। देखिए पर्सनली मैं खुद एक ऐसे ऑफिसर का केस जानता हूँ जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो रद्दी पेपर होते हैं उनको बेच करके करप्शन किया है, यानी कि उन्होंने रद्दी पेपर बेच करके और उसका पैसा अपने पास रख लिया। अब देखिए खुद सोचिए एक ऑफिसर जिसकी सैलरी है 70,000 60,000, क्या वो 1,000 या 2,000 रुपए के रद्दी पेपर को बेच करके करप्शन करेगा। लेकिन उसको परेशान करने के लिए ये आरोप लगाया गया था। तो इस तरह के जो बेबुनियाद आरोप होते हैं बेकार के, शुरुआती स्तर पर ही इनके ऊपर निगरानी हो जाना चाहिए, जांच हो जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई इंक्वायरी बैठा ली जाए। क्योंकि देखिए ये बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक ऑफिसर है जो बड़ा पुराना है, सीनियर है, और उसके ऊपर आरोप लगाया जाए कि इसने रद्दी पेपर को बेच दिया है, सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
तो ऐसे में पहले शुरुआती लेवल पे जांच हो, उसके बाद आरोपों को लेकर के इंक्वायरी बैठा ली जाए। फिर देखिए आता है सीक्रेट इंक्वायरी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर है उसकी पूरी की पूरी आप इमेज ही खराब कर दे रहे हैं। तो इंक्वायरी सीक्रेट होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन्ड होना चाहिए। द इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी शुड बी डन इन अ कम्पिटेंट एंड जस्ट मैनर, यानी कि देखिए जो इंक्वायरी से रिजल्ट आए हैं उनको भी बहुत संभल करके उनका इवेल्युएशन मूल्यांकन करना चाहिए। मान लीजिए बात आई कि ये जो ऑफिसर है इसके विभाग में 2,000 रुपए का फंड मिसमैनेज हुआ है, तो अब देखिए इसको करप्शन नहीं कहा जाएगा, इसको भूल कही जाएगी। इसके लिए आप 2,000 रुपए का उससे भुगतान करवा लीजिए और बात को खत्म करिए, क्योंकि 2,000 रुपए का कोई करप्शन नहीं करेगा। ये हो सकता है कि कोई मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो यानी कि अब जब आपके सामने रिजल्ट आए हैं तो आप कंप्यूटर की तरह मत देखिए कि चाहे 1 रुपए का भी मिसमैनेजमेंट हो हम इसको करप्शन ही मांगेंगे। मानवीय बुद्धि से सोचिए कि ये करप्शन है या गलती है। The supervisory officers in the investigation agencies should ensure that only those public servants are prosecuted against whom the evidence is strong। तो देखिए जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है यानी कि देखिए एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको इन्वेस्टिगेशन करना है, इसमें एक सुपरवाइजरी ऑफिसर होगा। तो सुपरवाइजरी ऑफिसर को यह देखना चाहिए कि केवल ऐसे ही पब्लिक सर्वेंट के ऊपर केस चलाइए जिसके विरोध में स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंस है। हर पब्लिक सर्वेंट को आप प्रोसिक्यूट मत कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे सिविल सर्वेंट ईमानदार होते हैं और उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कार्यवाहियां की जाती हैं। तो इंश्योर किया जाना चाहिए कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसने सच में कुछ गलत किया है। सुपरवाइजरी ऑफिसर के द्वारा इस चीज़ की पूरी जांच करना चाहिए, उसके बाद ही इंक्वायरी को शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आज आपका जो एथिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा योजना की जो मैगजीन है उसके एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, और जैसा मैंने कहा समय समय पे आपको जो एथिक्स के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, मैं उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है। और इसके साथ ही जो हमारी वेबसाइट www.smarteduacademy.com है, तो वेबसाइट पर जा करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं कोर्स को ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट करके।